बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम दी रोमांटिक एज के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने वहाँ तक पढ़ा कि इंग्लैंड में जब नेपोलियन वार हुआ और फिर जो है वो लोग जो है वो कंज़र्वेटिव हो गए। अब कंज़र्वेटिव क्या है? कंज़र्वेटिव ऐसे कहते हैं जो मॉडर्निटी से सख्त नफ़रत करते हैं। ठीक है, तो जब नेपोलियन ने वाटरलॉ में 1815 में शिकस्त खाई और फिर जो है सेकंड जनरेशन रोमांटिक राइटर्स का जब आ गया तो उसने कंज़र्वेटिज़म के ख़िलाफ़ वो हुए और उसने मॉडर्निटी को फोकस की। तो जब मॉडर्निटी को फोकस हुआ और इससे पहले पूरे इंग्लैंड में जो है वो कंज़र्वेटिज़म के ख़िलाफ़ ये मुहिम चल रहा था कि हम जो है वो कंज़र्वेटिज़म नहीं, मॉडर्निज़म के ख़िलाफ़, क्योंकि सब लोग कंज़र्वेटिव थे। तो अब सोसाइटी जो है वो चाहते हैं कि हम कंज़र्वेटिव रहें, जबकि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आए, वो कहते हैं कि नहीं, मॉडर्निटी चाहिए ताकि हम सोसाइटी को आगे ले चले। क्योंकि नेपोलियन के अगेंस्ट इंग्लैंड ने जितने स्ट्रगल किया था, उस स्ट्रगल ने इंग्लैंड को बिल्कुल हरा छोड़ा था। तो उसने सोचा, सेकंड जनरेशन ने सोचा कि हम इसको आगे लेके जाएंगे थ्रू पोइट्री एंड थ्रू लिटरेचर। लेकिन अब वो सोसाइटी के साथ कन्फ्लिक्ट में आ गए, क्योंकि सोसाइटी कंजर्वेटिव हैं और ये लोग मॉडर्न चाहते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो शेले एंड बायरन ने क्या की, उसने वो इंग्लैंड को छोड़ा और इंग्लैंड से वो चले गए। अब इसके बाद जो है हम शुरू करते हैं कि हमने कल दो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट एंड सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। दोनों जनरेशन के पोइट्स जो है वो जितने भी वो अलग अलग थे, अलग अलग टाइम पे आए थे, लेकिन दोनों का सेम बिलीव्स थे। अब सेम कौन से बिलीव्स याद रखिएगा? सेम लिटरेरी बिलीव्स, सेम लिटरेरी बिलीव्स इन लिटरेरी आइडियाज थे। मतलब ग्रुप्स दो थे, अलग अलग टाइम पे आए थे, लेकिन उसका बिलीव सेम था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को देख ले। दे वर ऑल द इन्वेंटर्स ऑफ द फॉर्म एंड सब्सटेंस ऑफ देयर पोएट्री। ये सारे जितने भी फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन जितने भी पोइट्स थे, फर्स्ट जनरेशन में आए ऐसे दोनों जो है अपने लिए अलग फॉर्म एंड सब्सटेंस, यानी उसके पोइट्री के अंदर जो इमोशंस वगैरह था, उस सारों ने मिल के जो है उसको मतलब उसने इन्वेंट की, ईजाद की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि उसने जो जितने भी ये सारे लोग जो है फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड जनरेशन दोनों ग्रुप्स जो थे, उसने जितने भी सोडू क्लासिकल मॉडल्स थे एंड उसने जो पोइटिकल डिक्शन जो है, जो कि 18th सेंचुरी में पूरे इंग्लैंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा वो डोमिनेंट थी और सब इसके पीछे वो जाते थे, उसने इसके ऊपर कंडेम्ड की। और उसने सारे चीज़ें के ऊपर, जिस तरह उसने बोला 18th सेंचुरी में कि नहीं भाई, जो है एक पोइट ने ख़ास डिक्शन का मतलब अल्फाजों का चुनाव, उसने ख़ास अल्फाजों का चुनाव चूज़ करके उसने पोइट्री प्रोड्यूस करना है। जबकि ये लोग जो थे रोमांटिक्स जो है वो इसके खिलाफ हो गए, सिवाय एक बंदे के जो कि जिसका नाम है बायरन। बायरन के अलावा ये सारे लोग जो है वो सूडो क्लासिकल जितने भी मॉडल्स थे, मतलब अपने लिए वो क्लासिकल कहते थे लेकिन थे नहीं, वो उसको कंडेम की। और साथ साथ जो है उसका जो एक मेन बिलीफ था, जो मेन थीरी था पोलिटिकल डिक्शन का, इसके खिलाफ भी वो हो गए, सिवाय एक बंदे का जो बायरन था। ठीक है, जो कि सेकेंड जनरेशन से आता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि दे रिबेल्ड अगेंस्ट द कपलेट दैट वाज यूज्ड बाय पॉप। अच्छा, ये बात इंतहाई लाजमी है। आपने क्लोज कपलेट का नाम सुना होगा। क्लोज कपलेट जो है वो पोप ने जनरेट की और पोप ने बोला, और एक दवर तक ये एक मयारी पोइट्री का एक मैयर भी रहा। मतलब मयारी पोइट्री वो होगी जिसके अंदर क्लोज कपलेट यूज़ होगी। तो ये जो है वो इसके खिलाफ भी हो गए। देखिए, दे रिबेल्ड अगेंस्ट द कपलेट दैट वाज यूज्ड बाय पोप। लेकिन इसके लिए एक ऑप्शन था, अगर वो इसको यूज़ करता था
तो मतलब ये है कि वो ख़ास वो नहीं फॉलो करता था कि वो जो है एक पोइट्री का ये एक मयार होगी, अगर इसके मुताबिक कोई पोइट्री होगी तो वो पोइट्री ठीक होगी वरना वो ठीक नहीं, वो बस आज़ादाना अंदाज से क्लोज कपलेट को यूज़ करता था, एज अ मैयर नहीं यूज़ करता था, एज अ पैमाइश के तौर पे नहीं यूज़ करता था। जबकि पोप के टाइम पे ये क्लोज कपलेट जो था, ये कपलेट जो था एज अ पैमाइश वो यूज़ करता था। अब जब ये यूज़ नहीं करता था तो वो लोग क्या चीज़ यूज़ करते थे, जितने भी रोमांटिक्स लोग जो थे या रोमांटिक पोइट जो थे, उसने ब्लैंक वर्स को प्रेफरेंस दी कि ब्लैंक वर्स यूज़ करे, स्टेंजा यूज़ करे या शॉर्ट लिरिक्स वो यूज़ करे। मतलब ऐसे लिरिक्स जो उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा मशहूर थे और लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, ऐसे लिरिक्स या स्टेंजे वो यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये एज ए होल थोड़ी सी हमारा जो रोमांटिक पोइट्री है इसके ऊपर बात हुई। अब अगर हम प्रोस की बात कर ले तो याद रखिएगा, इससे पहले जो हमारे पास वो 18th सेंचुरी में जो प्रोस होता था, तो प्रोस के अंदर क्या होता था, एज ए लाइटर प्रोस होता था। और मतलब कोई ख़ास जो है, मतलब आपको कोई ख़ास किस्से वगैरह वो सुनाए जाते थे जो कि सुपर नेचुरल किस्से वगैरह होते थे। नहीं, वो इसके बिल्कुल वो हिलाफ हो गए और उसने उस प्रोस को उसने फोकस की जो कि हमारे पास 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी के दौरान जो यूज़ होता। आप पॉइंट को देख ले, द प्रोज राइटर डिस्कार्डेड द शार्टर एंड लाइटर स्टाइल, जो शार्टर और लाइटर स्टाइल जो था उसको वो फोकस उसने नहीं की, उसके खिलाफ वो हो गए। जो 18th सेंचुरी में जो प्रोज यूज़ होता था उसके वो खिलाफ हो गए, बल्कि वो 16th सेंचुरी के वो प्रोज को उसने फोकस की जो कि पॉन्डरस थे और फॉलोइंग पोइटिकल प्रोस ऑफ द रेनेसां एंड ऑफ सर थॉमस ब्राउन ने, जो कि सर थॉमस ब्राउन ने जिस तरह वो उसने वो बहुत ज़्यादा बारी प्रोज उसने वो पेश की, या उसने बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि एक ख़ास किस्म के प्रोज उसने वो प्रोड्यूस की, ना कि वो जो है जो कि कोई आपको कोई सुपर नेचुरल किस्सा सुनाया जाता है प्रोज के अंदर, और लाइटर्स कोई ख़ास स्टाइल भी नहीं होता प्रोज का, वो उसने नहीं इस्तेमाल की। जिस तरह वो सर थॉमस ब्राउन का प्रोज है, रेनेसां में जो प्रोज यूज़ हुई, या जो बाद में हमें वो चार्ल्स लैम्ब एंड डी क्विंसी के प्रोज में हमें वो चीज़ नज़र आता है जो कि इसके अंदर ये पॉन्डरस एंड जो है इसके अंदर कोई ख़ास पोइटिकल प्रोज जो है वो आपको नज़र आता था। मतलब कोई प्रोस के अंदर भी आपको कोई ख़ास खूबसूरती नज़र आता था और साथ साथ प्रोस के अंदर आपको वो इमोशंस और वो सारे चीज़ें नज़र आते थे जो वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज के पोइट्री के अंदर आपको नज़र आते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मच ऑफ द प्रोज ऑफ द रोमांटिक पीरियड वॉज डिवोटेड टू द क्रिटिकल, ये बहुत लाजमी बात है। मच ऑफ द प्रोज ऑफ द romantic period was devoted to the critical study of literature and its theory and practices। याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास रोमांटिक टाइम पे जितने भी प्रोज जो है वो प्रोड्यूस हुई, ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है वो क्रिटिकल स्टडी ऑफ कोई लिटरेचर करता था ना, तो वो उस प्रोज को लेता था। इस प्रोज के अंदर जो थ्योरी यूज़ हुए या जो पोइट्री इसके प्रैक्टिस इसके अंदर जो यूज़ हुए, वो सारा चीज़ को वो एज ए मॉडल लेता था और इसके ऊपर वो क्या करता था, क्रिटिकल स्टडी वो करता था। ठीक है, अब जो है वही प्रोज जो है वर्ड्सवर्थ, शेले, लैम्ब, हैज़लिट, डिकेंसी और इस जितने भी जो हैं लोग जो हैं उसने प्रोज की शक्ल में एक न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस की जो इससे पहले नहीं प्रोड्यूस हुई या इंट्रोड्यूस हुई। अब जो है एज ए होल इससे ऊपर हमने एक बात जो है वो पोइट्री के ऊपर आई, दूसरी बात हमारा प्रोज के ऊपर आई, तीसरी बात अब हम नावल के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। हमने इस बात को बयान की कि जो रोमांटिक एज जो था वो इसके वो बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक उसका ये था, इसके अंदर इमोशन थे। तो इस तरह उसने एक नया तरह का उसने नावल प्रोड्यूस की और उस नावल का नाम था जो कि हिस्ट्रिकल नहीं बल्कि हिस्ट्रिकल से भी बढ़ के। अब हिस्ट्रिकल इस वर्ड जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है, इस लफ्ज़ का मतलब है जो कि इमोशन से बहुत ज़्यादा भरा हुआ हो।
और उस वक्त के जितने भी हमारे पास मशहूर नावलिस्ट हैं, इनमें से हमारे पास जो मेन नावलिस्ट हैं, इनमें से मिसेस एन रेडक्लिफ, ये एक हमारे पास नावलिस्ट थी। और दूसरा हमारे पास है सर वॉटर स्कॉट एंड जेन ऑस्टन, ये उस वक्त के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नावलिस्ट थे। ठीक है, अब उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बियर मलिक किताब से कि जो हमारे पास मिसेस एन रेडक्लिफ जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल राइटर्स ऑफ द स्कूल्स ऑफ एग्जेजरेटेड रोमांस। ये आपके एमसीक्यूज हो सकता है। ये एग्जेजरेटेड रोमांसेस का जो स्कूल था उसका बड़ा सक्सेसफुल राइटर वो थी मिसेस एन रेडक्लिफ। एंसर वाटर स्कॉट जो था वो बहुत अच्छे अंदाज से उसने बयान की द हिस्टोरिकल रोमांसेस के ऊपर। सर वाटर स्कॉट ने हिस्टोरिकल रोमांसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है अच्छे नावल की शक्ल में बहुत ज़्यादा बयान की। जेन ऑस्टन हाउएवर प्रेजेंट a mock contrast of these extravagant stories by her endearing work, in which we finding a charming description of everyday life as in poetry of Wordsworth। और फिर जो है हमारे पास जो जेन ऑस्टन जो है उसने अपने नावल के अंदर जो उसी टाइम पे के इंग्लैंड के अंदर जो एवरीडे लाइफ का जितना भी डिस्क्रिप्शन जो है, वजाहत जो है, वो उसने अपने नावल के अंदर की। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन जो है हमें वर्dsworth की पोइट्री में भी मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हुआ द रोमांटिक एज का नेक्स्ट पार्ट। अब एक और पार्ट भी रहता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे। आप मेरे साथ शुरू करें। हम द क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बियर मलिक साहब ने लिखी है, इसके मुताबिक हम लेक्चर को तैयार करते हैं और वो आपके सामने लाते हैं। तो आप मेरे साथ रहें। इंशाल्लाह आप लोगों का जो इंशाल्लाह एसएस के लिए प्रिपरेशन, लेक्चरशिप के लिए प्रिपरेशन और साथ साथ इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन होगी। देखिए, ये ऐसा वक्त आया है कि कोई आसमान और चांद पे कदम रख सकता है, तो हम एक मामूली सा टेस्ट नहीं पास कर। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।